वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा किन ग्रहों की अंतरदशा में विवाह का इवेंट हो जाता है, होने के चांसेस बनते हैं, बातचीत चलती है और बात शादी तक पहुंचती है और शादी संपन्न हो जाती है। किन ग्रहों की अंतरदशा में ये बात घटित होती है। इस वीडियो के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की जो प्रेरणा मिली वो कल रात के लाइव इवेंट के दरमियान मिली। कल मैं रात को 10 बजे लाइव इवेंट कर रहा था, लाइव सेशन कर रहा था अपना, जिसमें मेरा टॉपिक था कि लग्नेश की जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में क्या पोजीशन होती है, पास्ट कर्मा के साथ उसकी क्या कनेक्टिविटी होती है। टॉपिक ये था, पर कई व्यूअर्स ने प्रश्न किया विवाह कब होगा, शादी कब होगी और शादी के बाद हस्बैंड वाइफ हमारा दोनों का रिलेशन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो मेरे अंदर प्रेरणा आई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि शादी किन ग्रहों की दशा में होती है और शादी न होने की अगर कंडीशन बनी हुई है तो पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है अपने जीवन में कि बच्चों को एक सही सूटेबल मैच मिल जाए उनके मनपसंद का और एक अच्छा खुशनुमा माहौल हो जीवन में, और दूसरा शादी सही टाइम पर हो जाए, ये बड़ा जरूरी होता है, हर माँ बाप की ये इच्छा होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने इस बोर्ड के ऊपर एक सिंह लगन की जन्म कुंडली लगाई है जिसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किन ग्रहों की अंतरदशा में, किन ग्रहों की गोचर में ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लगन भाव का स्वामी लग्नेश पहला की प्लेनेट है शादी के लिए। सुख भाव का स्वामी सुखेश दूसरा की प्लेनेट है, ठीक है। सप्तम भाव का स्वामी, क्योंकि शादी सप्तम भाव से देखी जाती है, वैवाहिक सुख की कंपैटिबिलिटी सप्तम भाव से देखी जाती है, तो की प्लेनेट रहेगा सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी। और भाग्य भाव का स्वामी, त्रिकोण भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी नवमेश, भाग्येश। ये चार ग्रह हैं। इन चार ग्रहों के अलावा शादी के कारक ग्रह, लड़की के केस में, लड़की की जन्म कुंडली के केस में गुरु बृहस्पति, और लड़के की जन्म कुंडली के हिसाब से कारक ग्रह विवाह का शुक्र, गुरु और शुक्र। और एक सबसे मुख्य कारक ग्रह शादी के लिए राहु। जब भी इन ग्रहों की, देखिए मैं पहले आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, सामने वाले को क्लियर पिक्चर ना बताकर एक भ्रम जाल में फंसाना, मुझे नहीं पता ये कहां तक उचित है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल खुलकर बता देना चाहता हूं, जो मेरे को विद्या अपने गुरु से प्राप्त हुई है इस फील्ड के अंदर, कि इसके क्या सूत्र होते हैं। शादी का जो प्रपोजल होता है उसकी बहुत सी दिशाएं, बहुत ज्यादा वाइडर स्केल पे वो प्रपोजल आते हैं और बातचीत चलती है, लेकिन उसके मेटेरियलाइज ना होने की जो वजह होती है वो आदमी की अपनी खुद की ईगो होती है। मेन ग्रह उसके लिए दोषी नहीं होता। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। आप खुद देखेंगे कि कितना वाइडर स्केल होता है, कितनी वाइड रेंज होती है ऑफर आने की और बातचीत चलने की। चार ग्रहों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। लगन भाव का स्वामी लग्नेश, सुख भाव का स्वामी सुखेश, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश और भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश। लड़की की जन्म कुंडली के लिए गुरु और लड़के की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र प्लस राहु, दोनों के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए। जब भी इन 6 ग्रहों की अंतरदशा, किसी भी ग्रह की महादशा के अंदर जब इनकी अंतरदशा चलेगी तो शादी के प्रपोजल की, शादी की बातचीत चलेगी, प्रेम प्रसंग होगा, प्रेम प्रसंग की बात चल सकती है, अरेंज मैरिज की बातचीत चल सकती है, यह घटना घटित होगी इन 6 ग्रहों की महादशा के, इन 6 ग्रहों की अंतरदशा के अंदर। किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो उसके अंदर इनकी अंतरदशाएं आती रहती हैं, उसके दरमियान शादी का प्रपोजल चलेगा। दूसरा सूत्र क्या काम करेगा,
जैसे मैं इस कुंडली के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करूंगा। सिंह लगन की जन्म कुंडली मैंने लगाई है, तो लगन भाव का स्वामी लग्नेश सूर्य, 2 3 4, चौथे भाव का स्वामी मंगल। ये मैं सिर्फ सिंह लगन की जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, लगन के हिसाब से सबकी लॉर्डशिप बदल जाएगी, ठीक है। सिंह लगन के जातक के लिए बात करते हैं कि इसकी शादी का प्रपोजल कब चलेगा, कब बात मेटेरियलाइज होगी। मंगल, सप्तम भाव का स्वामी शनि, और भाग्य भाव का स्वामी फिर दोबारा मंगल। मंगल सिंह लगन की जन्म कुंडली के अंदर वैसे भी की प्लैनेट होता है, मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट होता है मंगल। तो अब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, मान लेते हैं ये जन्म कुंडली लड़के की जन्म कुंडली है, तो जब भी इस लड़के की जन्म कुंडली के हिसाब से विंशोत्तरी महादशा चक्र में किसी भी ग्रह की महादशा चले, उसके अंदर अंतर दशाओं का मैंने आपको बता दिया। दूसरा गोचर ट्रांजिट की बात करते हैं। इन ग्रहों की जब गोचर सूर्य, मंगल, शनि, मंगल यहां कवर हो गया, सूर्य मंगल शनि, क्योंकि लड़के की जन्म कुंडली है तो शुक्र कारक ग्रह, और की प्लेनेट राहु पंचम ग्रह हो गया आपका, पंचम छाया ग्रह हो गया राहु। यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र और राहु जब भी गोचर करेंगे सप्तम भाव से, ये क्रक्स है इस वीडियो का, ये बिल्कुल क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो की बिल्कुल पकड़ बता रहा हूं, क्लोजर लुक बता रहा हूं। सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र और राहु जब भी सप्तम भाव से गोचर करेंगे, सप्तम भाव से गोचर करने का मतलब है कि इस जातक की जन्म कुंडली के लिए, सिंह लगन की जन्म कुंडली वाले जातक के लिए जब कुंभ राशि से ये 5 ग्रह गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र और राहु, उस पीरियड में, उस गोचर के पीरियड में शादी की बात चलेगी और शादी की बात मटेरियलाइज होगी उस पीरियड में। यानी कि सूर्य कुंभ राशि को क्रॉस करने में 1 महीने का टाइम लेंगे, उस 1 महीने में बात चल सकती है। मंगल इस राशि को पार करने में करीब 1.5 महीने का टाइम लेंगे, जो भी उसका ड्यूरेशन होता है हर एक ग्रह का। शनि एक राशि को क्रॉस करने में बहुत लंबा समय लेते हैं, ठीक है, और शुक्र भी लगभग 1 महीने का टाइम लेंगे, ठीक है, इस प्रकार, और राहु का एक अपना ड्यूरेशन है। तो इन 5 ग्रहों का जब भी ट्रांजिट लगेगा 7th हाउस के ऊपर, 7th हाउस के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर से मेरा तात्पर्य है सप्तम भाव के अंदर जो राशि है D1 चार्ट के अंदर, उस राशि के ऊपर से जब भी इन 5 ग्रहों का ट्रांजिट होगा, उस डेट से स्टार्टिंग ट्रांजिट से लेके एंडिंग ट्रांजिट तक, उस पीरियड में उस लड़के की शादी की बात चलेगी। इसी प्रकार लड़की की यदि जन्म कुंडली लें, मान लीजिए एक लगन चेंज करके देख लेते हैं, किसी दूसरे लगन की बात कर लेते हैं, चलिए किसी एक अन्य लगन की बात करके देख लेते हैं। लड़की की जन्म कुंडली हो, किसी लड़की की जन्म कुंडली हो और लगन हम मान लेते हैं, चलिए सपोज कर्क लगन मान लेते हैं, कर्क लगन है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, चलिए कर्क लगन की जन्म कुंडली है और कन्या की जन्म कुंडली है। तो लग्नेश हो गए आपके चंद्र, सुखेश हो गए आपके शुक्र, ठीक है जी, सप्तमेश हो गए आपके शनि, और भाग्येश हो गए आपके गुरु बृहस्पति, कारक ग्रह भी है। लड़की की जन्म कुंडली है और कारक ग्रह आपके गुरु बन गए भाग्येश, और राहु की प्लेनेट है ये शादी के लिए। अब इस कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार जब भी चंद्र, शुक्र, शनि, गुरु और राहु सप्तम भाव से मकर राशि से जब भी ट्रांजिट करेंगे, जितने जितने समय के लिए भी ट्रांजिट करेंगे, कोई ग्रह इस राशि के ऊपर 1 महीने रह रहा है, कोई ग्रह इस राशि के ऊपर 1.5 साल रह रहा है, कोई ग्रह इस राशि के ऊपर 2.5 साल रह रहा है, यानी कि उस गोचर पीरियड के अंदर व्यक्ति की शादी की, विवाह की बात चलेगी और मेटीरियलाइज होगी। ये इंडिकेशन मिलता है हमारे को हॉरोस्कोप से।
और एक बात और बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे वीडियो की शुरुआत में बोलनी चाहिए थी, जो मेरे माइंड से स्किप कर गई। शादी जैसा इवेंट लाइफ के अंदर टोटली डिपेंडेंट है प्रारब्ध के ऊपर। इसमें एक बूंद भर भी अपना कर्म काम नहीं करता। जैसे रोजगार ढूंढने में, मिले हुए रोजगार को चलाने में, पैसा कमाने में, कमाए हुए पैसे को यूटिलाइज करने में कर्म काम करता है, लेकिन शादी विवाह के अंदर कर्म एक बूंद भर भी काम नहीं करता। ये मिलान जो होता है, ये मिलन जो होता है, शादी का जो मैच मेकिंग जो होती है, ये टोटली प्रारब्ध के ऊपर, कॉस्मिक लॉ, एग्जैक्ट वर्ड है कॉस्मिक लॉ, ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार ही चलता है। हमारा पिछले जन्म में किसके साथ लेन देन है, हमारे इस जन्म के कर्मों के हिसाब से हमारी एलिजिबिलिटी किस आदमी के साथ, किस स्त्री के साथ बनती है, वो मैच बच जाएगा। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट तो मैंने आपको ये बता दिया कि किन ग्रहों की अंतरदशा में और किन ग्रहों के गोचर में, सप्तम भाव के अंदर बैठी राशि के ऊपर से किन ग्रहों के गोचर से शादी की बात चलती है और मेटेरियलाइज होती है। अब मैं आपको बताता हूं, शादी यदि नहीं होती, बात चलती है, नहीं होती, उसके पीछे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के तो रीजन होते हैं। मैं आपको बता दूं कि लोग पैसे की कंपैटिबिलिटी के चक्कर में, अपने स्टेटस की कंपैटिबिलिटी के चक्कर में ऑफर को ठुकरा देते हैं। मान लीजिए कोई अच्छे घर की लड़की मिल रही है, सुशील घर की लड़की मिल रही है, संस्कारी परिवार की लड़की मिल रही है, पर उनका पैसों के मामले में स्टेटस इतना बढ़िया नहीं है, अपने बराबर में नहीं है। बेटा कहते हैं जी कमा रहा है 5 लाख रुपए महीना, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लगा हुआ है, और वो लड़की अभी कुछ काम नहीं करती, तो ये कुछ मैच बन नहीं रहा, तो लोग इस चक्कर में भी नहीं करते। मैं तो इसको मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का रीजन समझता हूँ, इसको कोई प्रारब्ध नहीं समझता। ये आदमी का अपना इंटेलेक्ट है, अपना विजडम है कि उसको सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। मेटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागकर अपने डिसीजन को लैक नहीं करना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है, बाकी हर आदमी का अपना इंडिविजुअल जीवन है। इस वजह से लोग प्रपोजल को फाइनलाइज नहीं होने देते। ठीक है, इसको प्रारब्ध का दोष देना मैं गलत समझता हूं, क्योंकि मैंने महापुरुषों के मुंह से ये सुना है और ये सीखा है महापुरुषों से कि यदि लड़की किसी गरीब घर की भी, किसी थोड़े से फाइनेंशियली डाउन स्टेटस की भी मिल रही हो, फाइनेंशियली उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ना भी हो, तब भी लड़के वालों को वहां विवाह जरूर कर लेना चाहिए। लड़की संस्कारी होनी चाहिए, कुल को आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए, कुल की मर्यादा का पालन करने वाली होनी चाहिए। खाली पैसे के पीछे मैच को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है, जो कॉस्मिक लॉ का रीजन है, इसमें आदमी के मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की वो नहीं होती। और कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है कि शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही होती या शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा होता। टाइम रहते तो लड़कियां बहुत रिफ्यूज करती हैं प्रपोजल को, अच्छे अच्छे लड़कों को रिफ्यूज कर देती हैं अपने मनपसंद मैच ढूंढने के चक्कर में। और ओवर एज जब हो जाते हैं तब, और सेम ऐसे लड़कों वालों को भी साथ होता है, लड़के वाले टाइम रहते लड़की को कमियां निकुल के नहीं करते। कोई तो इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है, तब मेटेरियलाइज नहीं होने देते। मैंने बहुत प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर ऐसे देखा है, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है, और अपने कई फ्रेंड सर्कल में देखा है, उनके रिलेटिव्स के उसमें देखा है। तो वो उस वक्त मैच नहीं बनाते, लेकिन जब बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, 30 को क्रॉस कर जाते हैं, 35 की एज को क्रॉस कर जाते हैं, तब वो कहते हैं अब हमें कैसी भी लड़की मिल जाए, कैसा भी लड़का मिल जाए, मैच मेकिंग बनाकर इनका विवाह किया जाए ताकि इनका घर बस जाए। तब वो उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। वो जो रीजन घटित होता है, उसका एक रीजन होता है कॉस्मिक लॉ। वहां क्या होता है, आदमी मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की डिमांड को मैच करने के चक्कर में अपने डिसीजन तो ले लेता है। वो चीज घटित होती है तब जब आदमी के जीवन में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण की पेंडेंसी होती है। ये बात पक्की है। जब भी आदमी अपने जीवन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम फेस करता है, उसके जीवन में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण, इनकी पेंडेंसी होती है। हमारा यहां होना ही, मेरा खड़े होकर ये कैमरे के आगे वीडियो बनाना ही और आपका सुनना ही हमारे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण की पेंडेंसी को प्रूव करता है। अगर हमारा देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण चुकता हो गया होता तो आज हमारा जन्म ना होता। ठीक है, ये जन्म मरण की साइकिल चलते ही पेंडेंसी की वजह से है। इसलिए हमेशा बच्चों को ये गाइडेंस देते रहो कि हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहो, अपना एक नियमित पूजा पाठ कर्म करते रहो, भगवान का नाम जप,
थोड़ा बहुत दान पुण्य ये सब इत्यादि कार्य करते रहो, सात्विक जीवन शैली अपना के रखो, ताकि जीवन के हर कार्य अपने टाइम के अनुसार भगवान की कृपा से होते रहें। आज अब और मैं आपको इस वीडियो के अंदर अब मैं थर्ड फेज के अंदर आपको ये बताता हूं कि यदि शादी के अंदर डिले हो रहा है, कोई अड़चन है, कुछ बनते काम में कुछ रुकावट आ रही है, उसका क्या उपाय है आपको बता देता हूं। ये उपाय कोई लाल किताब के उपाय नहीं है और कोई टोने टोट के नहीं है, ये बड़े सात्विक उपाय हैं, इनको आप अपनाइए, आपको फर्क मिलेगा। लड़की के केस में, लड़की की शादी में अगर डिले है तो कुछ नहीं करना, लड़की के घर वालों ने, उसके पेरेंट्स ने या लड़की ने खुद भी अपना मंदिर जाए, टेंपल जाए, हफ्ते में एक बार कम से कम गुरुवार वाले दिन, और पीली मिठाई का दान करे छोटे बच्चों को। उन बच्चों के चेहरे पे खुशी की लहर आ जाए, उनको मिठाई खिलाए और उनको उनकी मनपसंद वस्तुएं भेंट करे। ठीक है, पहला उपाय ये लड़की के लिए उपाय बता रहा हूं जिसकी शादी में डिले हो रहा है, पेरेंट्स रिश्ता ढूंढते हुए परेशान हो रहे हैं। गुरुवार वाले दिन मंदिर जाना है, पीली मिठाई भेंट करनी है छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को, और उनके मनपसंद चीजें उनको लेकर दे देनी है। मनपसंद चीजें, उनसे बातचीत करो बैठकर बच्चों से, थोड़ा समय उनके साथ बिताओ, 10 मिनट 15 मिनट उनसे उनकी जीवन के बारे में पूछो, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करो, उनके जीवन में खुशियां डिलीवर करो, तो आपके जीवन में खुशियां वापस आएंगी। और सेम यही सेम यही काम लड़के ने करना है। शुक्र काराग्रह है, शुक्र काराग्रह है, लड़के ने हफ्ते में एक बार कम से कम शुक्रवार वाले दिन मंदिर जाना है और वहां पर जाके सफेद मिठाई का दान करना है गरीब बच्चों को, कन्याओं को भेंट करना है खास करके, और कन्याओं को मिठाई भेंट करने के बाद उनको उनकी मनपसंद चीजें भेंट करनी है। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सामान भेंट कर दिया, खिलौने भेंट कर दिए, टॉयज भेंट कर दिए, जिस भी मटेरियल की उनको जरूरत है बच्चियों को, कंजकों को, और भेंट करने के बाद पूरे आदर से उनका पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ये लड़के के लिए उपाय बता रहा हूं जिसकी शादी में डिले हो। ये 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं, सारे वहमों से, जिंदगी के झंझटों से छूट जाओगे अगर आपने ये 2 उपाय कर लिए अपने जीवन के अंदर। बस बाकी भगवान का नाम लो और अपने काम धंधे पे चुपचाप हम्बली लगे रहो, दैट इज अ प्रॉपर वे। और दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, कई बार लड़की की शादी में डिले हो रहा तो पेरेंट्स उसको पुखराज की अंगूठी पहना देते हैं, लगन चेक करके, लगन लॉर्ड चेक करके पुखराज की अंगूठी पहनाई जाए। और लड़का कई बार शादी में डिले हो रहा होता है या मैरिड लाइफ के अंदर एक अच्छा मिठास नहीं होती मैरिड लाइफ के अंदर, तो आदमी हीरा पहन लेता है। हीरा भी ऐसे ना पहने जब तक जन्म कुंडली का विश्लेषण ना करवा ले। रतन धारण हमेशा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के ही करे। मैरिज से पहले, मैरिज के बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए अगर कोई एडवाइस आपको चाहिए हो, कोई कंसल्टेशन आपको चाहिए हो, किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, आपको कोई मार्गदर्शन की जरूरत हो, यू कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम मी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।